हेलो हेलो हेलो। आई होप सब मेरे को सुन पा रहे हैं। सो आज हम लोग आ गए हैं हमारे दूसरे चैप्टर के साथ। हाँ, साइड में दिख रहा है तुम लोगों को, दूसरे चैप्टर के साथ आ गए हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। इसका वन शॉट आज करने वाले हैं और लेटेस्ट PYQs भी तुम्हें मिलने वाले हैं। मैंने छांट के रख दिए सारे PYQs, ठीक है, तो वो भी तुम्हें मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। जो लोग मुझसे अभी भी पूछेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट क्या हुआ, बेटा पहले फ़र्स्ट पार्ट कर लो। एक ही दिन हुआ है, मैंने फ़र्स्ट पार्ट दिया है, पहले वो कंप्लीट करो, फिर सेकंड पार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, सब करेंगे, पूरा 12th ख़त्म करेंगे क्योंकि बोर्ड्स भी इस साल है और नीट के लिए भी मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलेबस ख़त्म करने का। ठीक है, ओके। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जब एलियंस हमारे दुनिया में आते हैं या आ सकते हैं तब उन्हें सबसे अजीब चीज़ जो दिखेगी वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी का कोई तो डेफिनेट डेफिनेशन होना पड़ेगा ना, तो बायोडाइवर्सिटी का एक डेफिनेट डेफिनेशन दिया एडवर्ड विल्सन ने, जो एक सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा उन्होंने? कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो डाइवर्सिटी हमें दिख रही है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब आती है तब उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी के पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म जेनेटिक लेवल पे जाके डाइवर्सिटी शो करता है। क्या करता है? जेनेटिक लेवल पे जाके डाइवर्सिटी शो करता है, उसे हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि रावोला वेनिटोरिया, ये तुम्हारे NCERT में है ये एग्जाम्पल। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये हिमालयन रीजन्स में मिलता है। ये रिसरपाइन बनाता है जो एक एक्टिव केमिकल है। हमारे इंडिया में 50,000 से भी ज़्यादा चावल के स्ट्रेन्स हैं और 10,000 से भी ज़्यादा मैंगो के स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, ओके। अब स्पीसीज़ डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यानी कि स्पीसीज़ लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है, पहले जेनेटिक लेवल था, अब स्पीसीज़ लेवल है। ठीक है, इसका मतलब ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट में ज़्यादा एम्फीबियंस मिलते हैं, ये एक एग्जांपल हो सकता है। ये सारे एग्जांपल्स ना NCERT से गैदर किए। तुम मेरा नोट्स, तुम मेरा वीडियो देखना, फिर जाके NCERT पढ़ना। आई प्रॉमिस यू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको कुछ समझ ही ना आए। ठीक है, ओके। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। हमारी इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे वेटलैंड भी है, एस्टिट्यूड्स भी है, कोरल रीफ भी है, मैंग्रोव्स भी है, अल्पाइन मीडोज भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, डेजर्ट भी है। सब कुछ हमारे होल इंडिया पे मिलता है। ग्रेटर डाइवर्सिटी, नॉर्वे से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा गया है, यानी कि जगह टू जगह डाइवर्सिटी वैरी करती है, डाइवर्सिटी चेंज होती रहती है, उसे कहा गया है। ठीक है, दिस डाइवर्सिटी टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जो डाइवर्सिटी हो रही है ये बहुत सारे साल लग चुके हैं होने में। ठीक है, ओके। मिलियंस ऑफ ईयर्स में हम लोगों का फॉर्मेशन हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, पर 2 सेंचुरी भी नहीं लगेंगे इसे डिस्ट्रॉय होने में। क्यों? बिकॉज एक्सटिंक्शन एक पॉइंट है और हम कंजर्वेशन नहीं करते। वी डोंट कंजर्व अवर नेचर, तो हम कंजर्वेशन नहीं करते। ये दोनों पॉइंट, ये जो मिलियन है इसकी बायोडाइवर्सिटी बनी है, इसको एक दिन स्पॉइल कर देगी। यस, दिस इज़ अ ट्रुथ, यही होने वाला है। ठीक है, तो 2 सेंचुरी भी नहीं लगेगा डिस्ट्रॉय करने में। ये एक इंटरनेशनल इशू और कॉन्सर्न है। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को इशू लगता है, किसी को कंसर्न लगता है। ये तो पूरे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसको जो समझना है वो वही समझेगा, है ना। तो स्पीसीज़ देखो, स्पीसीज़ के केस में अब क्या हुआ था, IUCN जो था, तो 2004 में उन्होंने कहा था कि 1.5 मिलियन प्लांट्स एंड एनिमल्स मिला के उनकी पॉपुलेशन रेट को दर्शाता है। वही रिसर्चर्स ने कहा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्पीसीज़ ऐसे भी हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं और वो ट्रॉपिक्स रीजन पे मिलते हैं। कौन से रीजन पे? ट्रॉपिक्स रीजन पे। ठीक है, ये ना बहुत इन्फॉर्मेशन गैदरिंग चैप्टर है, ज़्यादा तुम्हें याद रखना है। मेरा पढ़ाना कम होगा, मतलब मेरा मेहनत कम होगा, ज़्यादा तुम्हारी मेहनत है, तुम्हें ज़्यादा लर्न करके रखना है। मैंने चीज़ों को ईजी बनाने के लिए नोट्स को बहुत तोड़ दिया है NCERT से। ठीक है, NCERT जैसे बोरिंग लगेगा पढ़ने में, वो वाली चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, फ्लो चार्ट जैसा लगेगा, धीरे धीरे पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अब रिसर्च एस्टिमेशन ने कहा कि 20 से 50 मिलियन ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ।
वहीं पे रॉबर्ट मे ने क्या कहा, 7 मिलियन स्पीसीज़ है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। मैं 2004 की सेंसस रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब रिसेंट सेंसस रिपोर्ट क्या कहता है कि 70 से भी ज़्यादा % एनिमल स्पीसीज़ है। तुम सोच सकते हो 70 से भी ज़्यादा % एनिमल स्पीसीज़ है, और 22% फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब कुछ को मिला के भी 22% सिर्फ प्लांट कैटेगरी में आता है, सिर्फ 22% प्लांट कैटेगरी में आता है, ठीक है। ओके, आउट ऑफ 7 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट, सॉरी आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट। ये 70% और मोर देन 70% की पॉपुलेशन रेट बताती है। इवन ऐसा भी माना जाता है कि फंगल स्पीसीज़ जो है वो रेप्टाइल्स, फिशेज एंड मैमल्स के टोटल अमाउंट से भी ज़्यादा है, टोटल अमाउंट से भी ज़्यादा है, ठीक है। ये फिगर बहुत ध्यान से देखना, ये कभी कभी तुम लोगों को नीट में भी पूछ सकता है या तुम्हें बोर्ड्स में भी पूछ सकता है। ये तीनों फिगर्स बहुत अच्छे से देख के रखना। दो यहाँ पे जो भी थे मैंने वो ऑलरेडी तुम्हें बता दिया। अब देखो यहाँ पे एक बात बताई गई है कि कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर कैलकुलेटिंग माइक्रोबियल स्पीसीज, यानी कि छोटे छोटे स्पीसीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हमारी जो टैक्सोनॉमी हमें लिविंग वर्ल्ड में सिखाई गई थी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उससे भी फाइन होता है कभी कभी कैलकुलेशंस। अब तुम अगर एक मशीन लेके काउंटिंग करने बैठोगे तो क्या काउंटिंग कभी भी पॉसिबल होगा? वहीं पे अगर तुम एक फाइन ग्राइंडर मशीन लेके बैठोगे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को काउंट करने के लिए, तुम सबकी स्पीसीज़ निकाल सकते हो। यही वो लोग कहना चाहते थे, ठीक है। देयर वर स्पीसीज़ विच वॉज नॉट कल्चर्ड इन दिस केस, यानी कि ऐसे भी कुछ स्पीसीज़ थे जिनका कल्चर तो लैब में हुआ ही नहीं। येस, देयर वर सम स्पीसीज़ जिनका कल्चर कभी हुआ ही नहीं लैब में, है ना, वही कहना चाहते थे। इंडिया के पास 2.4% लैंड एरिया था, उसमें भी इम्प्रेसिवली 8.1% स्पीसीज़ होल वर्ल्ड के सिर्फ इंडिया में थे। 8% स्पीसीज़, पूरे दुनिया की 8% स्पीसीज़ सिर्फ इंडिया के पास थी। किसके पास? सिर्फ इंडिया के पास थी, ठीक है। 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री थी वो, ठीक है। उसको मिला था 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। दीज आर द सॉलिड इन्फॉर्मेशन जिस नीट में भी आ सकता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है, कोई नहीं हेल्प कर सकता तुम्हें, ठीक है। तो 45,000 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स पाए गए थे एंड ऑलमोस्ट 90,000 ऑफ एनिमल्स पाए गए थे सिर्फ इंडिया से। कहाँ से? सिर्फ इंडिया से। तुम सोच सकते हो इंडिया इतनी डाइवर्सिटी तो कंटेन करती है सर, ठीक है। फिर क्या हुआ? मे के ग्लोबल स्पीसीज़ वाली जो एक्सपेरिमेंट थी उसने कहा कि 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज़ वर रिकॉर्डेड, ठीक है। 22% ऐसी रिकॉर्डेड स्पीसीज़ थी जो अननोन थी, यानी कि हम उसका नाम नहीं जानते, कैलकुलेशन नहीं जानते, कौन सी फैमिली से डिपेंड करता है, कुछ भी नहीं जानते। 22% ऐसी टोटल स्पीसीज़ ट्रैक की गई थी, सिर्फ ट्रैक की गई थी, ठीक है। नाम नहीं रखा गया था उन लोगों का। और इंडिया ने फिगर आउट किया कि 1 लाख स्पीसीज़ और 3,000 एनिमल स्पीसीज़ अभी तक डिस्कवर होना बाकी था। इंडिया के सेंसस रिपोर्ट ने कहा कि 1 लाख प्लांट स्पीसीज़ एंड 3 लाख शायद एनिमल स्पीसीज़ अभी भी डिस्कवर होना बाकी था, ठीक है, अभी भी डिस्कवर होना बाकी था। अब देखो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर। उन्होंने कहा कि जब इक्वेटर से हम लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं, स्पीसीज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसके प्रूफ के मुताबिक उन्होंने दिया एक रिपोर्ट जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कोलंबिया जो इक्वेटर के पास लोकेटेड है, उसके पास 1400 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड है। वहीं पे न्यूयॉर्क के पास वो हो गया 105, जो कि थोड़ा पास ही है। मैं पकड़ती हूँ कि वो कोलंबिया से थोड़े से दूर में है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो एकदम पोल के टुवर्ड्स पोल है, तुम मैप निकाल के भी मैच कर सकते हो, जो टुवर्ड्स पोल है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 56 स्पीसीज़ थी। और हमारी इंडिया जो ऑलमोस्ट एक कैप्रिकॉर्न या तो कैंसर के ऊपर पड़ती है, मैं भूगोल में अच्छी नहीं थी, मेरे को माफ़ कर देना। तो इंडिया जो किसी भी इक्वेटर के पास ही में पड़ती थी, उसके पास था 1200 स्पीसीज़, यानी कि कोलंबिया सबसे नियर था, इसीलिए उसके पास 1400 स्पीसीज़ थी। और इंडिया के पास भी 1200 स्पीसीज़ थी, क्योंकि वो भी इक्वेटर के बहुत पास था, ठीक है। उन्होंने ये रिसर्च निकाला और इनके बेसिस पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ओके। फिर ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि 40,000 स्पीसीज़, 3,000 फिशेस, 1300 बर्ड्स, 427 मैमल्स,
427 amphibians and 378 reptiles। ये ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की रिपोर्ट थी, साउथ अमेरिका ने ये निकाला था। साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट इन दिस रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी 2 मिलियन इंसेक्ट्स वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, यानी कि अभी भी 2 मिलियन ऐसे इंसेक्ट्स थे जो निकले ही नहीं थे, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। ओके, फिर आता है देखो ट्रॉपिक्स दैट हैव अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ट्रॉपिक्स के पास ऐसी डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की रीज़न क्या है। मैंने कुछ देर पहले तुम्हें एक बात बताई कि साइंटिस्ट बताते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, पर क्यों है ये अब निकालना पड़ा हम लोग। क्या निकाला उन लोगों ने, ट्रॉपिकल रीजन्स आर अनटच्ड बाय ग्लेशियर्स, यानी कि ग्लेशियर अभी तक ट्रॉपिकल रीजन पे आई नहीं है। सो इवोल्यूशनरी टाइम ऑफ द स्पीसीज डाइवर्शन में टाइम लगा, यानी कि अभी तक वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सेफ़ है, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग के शिकार जनरली बन नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर आता है सेकंड पॉइंट, एनवायरमेंट्स आर मोस्टली प्रेडिक्टेबल कांस्टेंट, प्रोमोट्स नीश स्पेशलाइजेशन एंड ग्रेट डाइवर्सिटी, यानी कि वहाँ का जो वेदर है ना वो जनरली, मैंने ऊपर वेदर नहीं लिखा, वेदर वेदर तो एनवायरमेंटल वेदर जो था ना वो मोस्टली प्रेडिक्टेबल था। एनवायरमेंटल वेदर क्या था, मोस्टली वो प्रेडिक्टेबल था, इसीलिए उन लोगों की डाइवर्सिटी हमेशा अच्छी रहती थी, क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर सकते थे, कांस्टेंट वेदर रहती थी। ऐसा नहीं है कि वेदर इतना ड्यूरेशन चेंज होता था। हमारे यहाँ पे खुद ही तुम एग्जांपल के तौर पे पकड़ लो ना, विंटर में बारिश हो रहा है, अभी भी बारिश हो रहा है, आई एम इन वेस्ट बंगाल, अभी भी यहाँ पे बारिश हो रहा है। इज़ दिस द प्रॉपर कांस्टेंट वेदर वी आर गेटिंग? नो, द बायोडाइवर्सिटी इज स्पॉइल्ड। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, और एक पॉइंट है कि सोलर एनर्जी इज़ हाईली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। सोलर एनर्जी हाई रहेंगे तो यहाँ पे एनिमल्स को मॉइस्चर मिलता रहेगा, उनको प्रोटीन न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी अच्छे से है, प्लांट अपना काम सही से कर रही है, यानी कि एनिमल्स उसे कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट एनिमल दोनों ही खुश हैं। ठीक है, स्पीसीज एरिया और रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है देखो, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने ऑब्जर्व किया था दैट अ ग्रेट डाइवर्सिटी इंक्रीजेज विथ रिचनेस अप टू द लिमिट, यानी कि जितना एरिया इंक्रीज़ कर रहा है उसके साथ साथ डाइवर्सिटी भी इंक्रीज़ कर रहा है, बट एक लिमिट पे इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल के, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि रिलेशन बिटवीन स्पीसीज़ एंड एरिया, जैसे कि स्पीसीज़ के अंदर सच एज प्लांट्स, बर्ड्स, बैट, फ्रेश वाटर एंड फिशेस, उन्होंने कहा था ऑन लॉगरिथम स्केल द रिलेशनशिप इज़ ए स्ट्रेट लाइन। अगर लॉगरिथम स्केल में देखा जाए तो रिलेशनशिप जो है ना वो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वो ऐसे यूनिफॉर्मली ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, उन्होंने बोला था S इज इक्वल टू लॉग C Z लॉग A। S को उन्होंने कहा था स्पीसीज रिचनेस, C को उन्होंने कहा Y इंटरप्टेड एंड Z को उन्होंने कहा स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन उन्होंने कहा स्ट्रेट जा रहा है ना। तो ये उन्होंने निकाला था, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नीट में भी आ सकता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है, तुम्हें पूछ सकता है एस किसे कहते हैं, जेड किसे कहते हैं, सी कैसे कहते हैं, या तो बोल सकता है कि अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया था। ठीक है, चलो हो गया। देख लो कितना फास्ट हो रहा है, क्या समझ रहे हैं क्या है इसमें, सुनते जाओ बस, सुनते जाओ, रिमेंबर करते जाओ, नोट्स लो, वहीं से पढ़ लो, नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। फिर दूसरा चैप्टर था, इसीलिए मैंने आज करवा दिया। ओके, सो इकोलॉजिस्ट वैल्यू ऑफ द जेड कैन ऑलमोस्ट, मतलब इकोलॉजिस्ट मानते थे कि वैल्यू ऑफ द जेड कैन बी ऑलमोस्ट 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस। क्या मानते थे वो लोग कि जो मेरा जेड का वैल्यू है वो या तो 0.1 से 0.2 तक वैरी कर सकता है। ठीक है, नाउ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वैरीज अमंग लार्ज एरियाज, जैसे कि कॉन्टिनेंट हो सकता है, स्लोप ऑफ लाइन हो सकता है, उनके अंदर वैरी करता है। फ्रूगोविवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब प्राइम इम्पॉर्टेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। सॉरी, मैं मेरा ही हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पा रही। ओके, इकोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि दैट कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीसीज आर मोर स्टेबल। हम लोग ये बिलीव करते हैं, जब हम लोग घर लेते हैं तब हम लोग पास ही में देखते हैं कि ज़्यादा घर पास में है या नहीं। क्यों ये देखा जाता है?
क्योंकि अगर ज़्यादा घर है इसका मतलब वो रहने लायक जगह है। ये कौन बिलीव करता है? ये हमारे मम्मी पापा बिलीव करते हैं। नॉट ओनली मम्मी पापा, ये 90% पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग बिलीव्स दैट जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे रहने लायक जगह है। क्यों कोई घर जाके जंगल पे नहीं बना रहा है? क्योंकि उसे विश्वास है इस बात का कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज रह सकता है। यही इकोलॉजिस्ट ने कहा था, ठीक है। उन्होंने कहा था स्टेबल कम्युनिटी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखनी चाहिए या ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए और रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये पॉइंट कहा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा था कि प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज शो अ लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। वो बायोमास में बहुत कम वेरिएशन दिखा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज़ हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा वहाँ पे। एंड इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी मतलब कि हाई प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल रही है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिल रही है, यानी कि काम प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ पे। फैक्ट्री में सब एक साथ काम करते हैं, डाइवर्सिटी ज़्यादा है इसीलिए तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं ना। दैट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा कि रिच डाइवर्सिटी सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, इम्पेरेटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन द प्लैनेट। यानी कि अच्छा डाइवर्सिटी होना हमारी नेसेसिटी है, इम्पॉर्टेंस नहीं। नेसेसिटी और इम्पॉर्टेंस में बहुत थिन लाइन डिफरेंस रहता है कि ये हमारी नेसेसिटी है और ये हमारी इम्पॉर्टेंस है। फ़ोन लेना तुम्हारी इम्पॉर्टेंस है इस एज में, पर नेसेसिटी नहीं। वही अगर एक वर्किंग वुमन हो तो उसके लिए वो नेसेसिटी है, इम्पॉर्टेंस नहीं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस भी दिया गया था। ये पॉपेट का मतलब है स्क्रू, ठीक है। अब पॉल हेनरिक ने ये एक एग्जांपल दिया था कि सोचो तुम एरोप्लेन में हो, ठीक है, और एरोप्लेन को तुम इकोसिस्टम पकड़ लो, ठीक है, और पीपल्स को तुम स्पीसीज पकड़ लो। अब क्या हुआ देखो, एक एक पैसेंजर अगर सीट में जो भी तुम्हारे स्क्रूज लगे हुए हैं, एक एक पैसेंजर अगर सीट की स्क्रूज खोल के फेंके तो एरोप्लेन को कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा, है ना, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। पर अचानक से अगर वो लोग इंटरनल पार्ट से स्क्रू फेंकने लग जाए तो ये तो एरोप्लेन की सेफ्टी पे डेंजर आ जाएगा। एरोप्लेन धीरे धीरे उसके अंजर पंजर खुलने लगेंगे और अगर अंजर पंजर खुल गए तो क्या होगा? एरोप्लेन क्रैश कर जाएगा, है ना, एरोप्लेन क्रैश कर जाएगा। यही रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस दिया गया था। देखो अब क्या बोल रहे हैं, वेट अ सेकेंड। वेरी सॉरी, एक्चुअली अचानक से मेरा ये टैबलेट थोड़ा सा चार्ज कम हो गया था तो चार्जिंग पे बैठा के अब कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या कहने की कोशिश की। एरोप्लेन हमारा इकोसिस्टम है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, पीपल हमारी स्पीसीज़ है, ठीक है। अब वो अगर एक एक स्क्रू को फेंकने लगेंगे, यानी कि अगर स्पीसीज़ एक्सटेंशन होने लगेगा तो पहले तो इकोसिस्टम को वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि थोड़ा थोड़ा स्क्रू फेंक रहे थे तो एरोप्लेन को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। पर जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फेंकने लगेंगे तो एरोप्लेन वीक बन जाएगा, यानी कि इकोसिस्टम वीक बन जाएगा अगर स्पीसीज़ की एक्सटेंशन कंट्रोल नहीं करी गई तो, है ना। यही कहने की कोशिश उन्होंने कहा था, ठीक है। पॉल हेनरिक ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है किसी को समझाने के लिए कि कैसे इकोसिस्टम में लॉस हो रहा है ना। नाउ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कॉलोनाइजेशन ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स बाय द ह्यूमन लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। ये एक इंफॉर्मेटिव है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। IUCN ने 2004 में डॉक्यूमेंटेड किया था कि 784 स्पीसीज़ है जो कि लास्ट 500 साल में एक्सटिंक्ट हो गए हैं। उनमें 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट स्पीसीज, ठीक है। इतने सारे थे, सोच सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे उन्होंने डोडो, कुआगा, थाइसिलिन, स्टेलर सी काउ, बैली जफान स्पेशिस टाइगर्स, इनके भी एग्जाम्पल्स रखे हैं। सब NCERT में मिलेगा, मैंने NCERT से एक एक लाइन उठा के दिया है। मैंने कहा ना
लास्ट 20 सालों में 27 स्पीसीज डिसअपियर हो गए हैं। एम्फीबियंस आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। तुम सोच सकते हो क्या कंडीशन है। ये चैप्टर ना इतना ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलेगा अभी की दुनिया की कंडीशन क्या है। अभी तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया एक्चुअली किस कंडीशन में है, ठीक है। 6th एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, यानी कि और भी एक्सटेंशन तो होने वाले हैं, ठीक है। करंट रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। अभी तो 1000 गुना एक्सटेंशन ज़्यादा बढ़ गया है पहले के ज़माने से। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मेन रीज़न क्या है? डिक्लाइन ऑफ प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंस टू ह्यूमन पॉपुलेशन एज ए ड्रॉट, यानी कि ड्रॉट जैसी चीज़ों का आना बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन को अफेक्ट करता है, यानी बायोडाइवर्सिटी को हार्म करता है। इंक्रीज्ड वायबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, यानी कि कुछ सिस्टम्स की डिसफंक्शन या मैल फंक्शन की वजह से बायोसिस्टम को अफेक्ट हो रहा है ना, उसको अफेक्ट हो रहा है। ओह माय गॉड। अच्छा, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसकी मेन कॉज है एक्सटेंशन, ठीक है। वही मैं बताने वाली हूँ, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, थोड़ा सा जूम कर लूँ क्या? हाँ, आई थिंक दिस इज़ एनफ, है ना। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन पहला पॉइंट है। इसका इंपॉर्टेंट कॉज तो एक्सटेंशन है ही। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवरिंग 14%, जो पहले 14% कवर करता था वो अभी सिर्फ 6% कवर कर रहा है। सच शेम कि जो 14% पहले कवर करता था वो सिर्फ अभी 6% कवर कर रहा है। अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट जो हमारी लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाती थी, उसके पास अभी कटिंग हो रही है। क्यों? सोयाबीन कल्टीवेशन करना है महाराज, एंड कंजर्वेशन ऑफ द ग्रासलैंड्स। कटिंग की जा रही है ताकि मोर कल्टीवेशन कर सके। अरे तुम नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसके बारे में तो सोच लो पहले। वही तो कहा गया है यहाँ पे, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एरिया इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। बड़े बड़े एरियाज़ को ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जा रहा है। अच्छा चलो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या कहती है? मैनी स्पीसीज एक्सटेंशंस वर ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन। एग्जाम्पल स्टेलर सी काउ पैसेंजर रीजन, ठीक है। फिर एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, व्हेन एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड दीज कॉजेज एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ओके, अब को एक्सटेंशन की बात करते हैं। स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम्स एक्सटिंक्ट। ओके। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? नैरो यूटिलिटेरियन, यानी कि ह्यूमंस ने तो नेचर का भरपूर यूज़ किया है, जैसे कि सीरियल्स उगाए, पल्सेस उगाए, फ्रूट उगाए, फायरवुड, फाइबर सब कुछ लिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी लिया, टेनिस, लुब्रिकेंट, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स सब कुछ लिया है नेचर से, हैं। वैसे ही एथिकल के बेसिस पे क्या बोलना चाहिए कि हमारा एथिक्स क्या होना चाहिए कि हमें इसी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन तक वो टिक पाए। ऐसा ना हो कि हमारा जनरेशन ख़त्म हो गया, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है, जिसका मेन काम है प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी होते हैं, यानी कि ऐसा कुछ रीजन्स होता है जो बायोडाइवर्सिटी रिच है। क्या है? बायोडाइवर्सिटी रिच है, ठीक है। तो ऐसे पोर्शंस को हमारे यहाँ पे 3 हॉटस्पॉट्स होते हैं। तो ऐसी पोर्शंस, दिस रीजन्स आर वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, जिसको हम लोग एंडेमिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेमिज्म। तो 3 हॉटस्पॉट्स जो है हमारे पास इस वक्त, वो है वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा हिमालय नेशनल पार्क सेंचुरीज। इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इतना कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? थ्रेटेंड एनिमल प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन अ स्पीसीज सेटिंग्स वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन अ स्पेशल केयर। जो एनिमल्स को अभी डर है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या एक्सटिंक्ट होने वाले फेज़ में हैं, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाला जाता है और उनको एक आर्टिफिशियल हैबिटेट दिया जाता है जो नेचुरल हैबिटेट जैसा दिखता तो है पर वैसा नहीं है, ठीक है। इसको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लाइफ की इंड्यूस हो रही है, ठीक है। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब है। अब इनकी जो गैमेट्स है ना, इनको मतलब प्रिजर्व किया जाता है वायबल कंडीशंस में एंड फर्टाइल कंडीशंस में, जिसे हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं।
और ये मेथड के बारे में मैंने चैप्टर 1 पे भी बात किया था, जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रही थी तब भी मैंने बात किया था। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है मेरे प्रोफाइल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट उठाओ, सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाओ, तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो सेक्रेड ग्रूव्स की बात करते हैं थोड़ी सी। फॉरेस्ट इन विच ट्रैक्स ऑफ द फॉरेस्ट सेट असाइड ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन द जनरेटेड इवन टोटल प्रोटेक्शन, यानी कि ऐसी कुछ जगह जहाँ पे हमें ग्रूव्स मिलती है, जो जहाँ पे हमें एक्वाटिक प्लांट्स की भी स्पीसीज़ मिलती है, टेरेस्ट्रियल की भी मिलती है, ऐसी कि इन सबको ना सब याद करना है, जनरली तो तुम्हें याद करना है। एरावली हिल्स इन राजस्थान, खासी जैंतिनिया हिल्स, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, चंदा एंड बॉस्टर रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश, ये सब रीजन्स हैं जहाँ पे ग्रूव्स मिल सकते हैं तुमको, ठीक है। अब अर्थ समिट की बात करती हूँ। इन रियो दी जनवरी 1992 में ये हुआ था। हिस्टोरिक कन्वर्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किया गया था यहाँ पे। ऑल नेशन टू टेक अ अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट, यानी कि सिर्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो यूटिलाइजेशन है उसके साथ साथ बेनिफिट को देखते हुए ये अर्थ समिट हुआ था। वैसे ही वर्ल्ड समिट भी हुआ था जो कि जोहन्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका, 2002 में हुआ था। ये एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बात की गई थी। एंड 190 कंट्रीज प्लेज टू सिग्निफाई द रिड्यूस करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि 2002 में पूरी कंट्री ने 190 कंट्रीज़ ने ओथ लिया था, यानी कि उन्होंने वचन दिया था कि वो पूरे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बचा लेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट एंड वेरी 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 सैड, ठीक है। बायो प्रोसेसिंग क्या होता है? एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। ओके, हो गया चैप्टर हम लोग का पूरा हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा हो गया। ओके, अब जब हो ही गया है तब मैं थोड़ी सी बातें बता दूँ तुमको, जैसे कि लेटेस्ट PYQs ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ पे देखो मैंने 6 लेटेस्ट PYQs तुम्हें दिए हैं। अब ये PYQs तुम्हें कर लेना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताने हैं तुमको। मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में ही आंसर प्रोवाइड कर दूँगी, पर आज नहीं करूँगी। आज जितने जन देख रहे हैं आंसर बताओ, कल मैं इसका आंसर पिंड कमेंट में रखूँगी, ठीक है। मेरे वीडियो के पिंड कमेंट में रहेगा इसका आंसर, ओके। तो जो मैंने देखा सेंसस रिपोर्ट के कि 2021 और 2022 वाइल 2023 इनमें बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन नहीं आया है, पर इसका कोई मतलब नहीं है कि 2024 में भी नहीं आएगा, शायद आ जाए, या इसीलिए 2020 एंड 2019 इन सब की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ओवरऑल हमारा चैप्टर हो चुका है। ये जो PDF है ये PDF तुम्हें मिल जाएगा, ये PDF तुम्हें आराम से मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं फिर भी लिख देती हूँ कि जो नोट्स है ये तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेंगे, और टेलीग्राम कहाँ है? टेलीग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन करना, ताकि तुम्हें और भी अच्छे अच्छे नोट्स एंड माइंड मैप्स मिलते रहे। सो येस, वी आर एंडिंग द सेशन हियर। थैंक यू सो मच।